बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू एमडी कैट पास पेपर सीरीज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एमडी कैट 2022 फ्रॉम ईटा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इंशाल्लाह ताला हम इस सीरीज में सारे के सारे पास पेपर्स को, सारे प्रोविंसेस के पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ईटा के पास पेपर है। 2022 होगा, उसके बाद 2023 होगा, उसके बाद 2024 होगा। देन देखेंगे क्या बनता है आगे। उसके बाद देखें जो एमडी कैट 2022 है ना ईटा का, बिलीव मी इतना खूबसूरती से बनाया गया पेपर है। ये किसी ऐसे बंदे ने बनाया है जिसका इंतहाई अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, जिसका इंतहाई अच्छा इंटेलिजेंस लेवल है, विजडम लेवल है, और मतलब कि कमाल का पेपर बना हुआ ये ईटा 2022 का। ठीक है, तो बड़ा कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको। बड़ी सारी चीज़ें आपकी रिवाइज होने वाली हैं, बड़ी सारी चीज़ें शायद आपको एक दो चीज़ें, शायद नहीं एक दो तीन चीज़ें आपको आज नई सीखने वाली भी मिलेंगी। ठीक है, तो लेट स्टार्ट विद एमसीक्यू 1। देखिए एमसीक्यू 1 जो है वो बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन कहते हैं। देखें हमारे पास अमूमन दो वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड हमारे पास होता है ब्राइड और एक वर्ड होता है बेटे हमारे पास ग्रूम। अब ब्राइड हम किसको बोलते हैं? ब्राइड हम कहते हैं दुल्हन को, और ब्राइड हम ग्रूम हम किसको बोलते हैं? दुल्हा को बोलते हैं। अब ये तो वर्ड हमें समझ में आता है। पेपर बनाने वाले का सेंस ऑफ ह्यूमर क्यों अच्छा है, या पेपर बनाने वाले का इंटेलिजेंस लेवल, या आप उसको बोल लें कि यार बड़ा अच्छा पर्सनैलिटी का मालिक है, उसकी रीज़न यह है कि उसने क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत उठाया कि ब्राइड ग्रूम किसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि ब्राइड पहले लिखा हुआ है, ग्रूम बाद में लिखा हुआ है, तो शायद ये ब्राइड ग्रूम दुल्हन को कहते हैं या ब्राइड ग्रूम दूल्हे को कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ब्राइड ग्रूम दूल्हे को या दुल्हन को नहीं कहते, बल्कि ब्राइड ग्रूम किसको बोलते हैं? दूल्हे को बोलते हैं। याद रखिएगा, लाड़े को बोलते हैं, जैसे हम अपने पंजाबी में बोलते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना। देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी से बताऊं, तो मैं आपको थोड़े एटमोलॉजी बताऊं, तो बड़ी मज़े की बात यह है कि याद रखिएगा ये जो ग्रूम का वर्ड है ना, ग्रूम का वर्ड क्या था कि ये जो वर्ड है ये उस मुलाजिम के लिए, सर्वेंट के लिए यूज़ किया जाता था जो कि स्टेबल में, यानी कि जो हॉर्सेस की रखने की जगह होती है वहां की सफाई वगैरह करता था ना, उसको हम क्या बोलते थे? पुरानी इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते थे? ग्रूम बोलते थे। तो मतलब जो घोड़ों का मुलाजिम होता था ना, जो अस्तबल का मुलाजिम होता था, उसको क्या कहा जाता था? ग्रूम कहा जाता था। और बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये देखा गया कि शादी के बाद बंदे की हालत भी उस गुलाम जैसी हो जाती है, जिस वजह से उसको भी क्या कहना शुरू कर दिया गया? ग्रूम कहा गया। उसको भी ग्रूम, उसके लिए भी, दूल्हे के लिए भी ग्रूम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाने लगा। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, शादीशुदा बंदे की हालत घोड़ों के जो मुलाजिम होता है उस जैसी नहीं होती, बल्कि उससे भी बदतर हो जाती है। बहरहाल एनी हाउ, जब आप पे बीतेगी तो आपको पता चलेगा। तो जो ब्राइड ग्रूम का वर्ड है ना, ये याद रखिएगा, ये दुल्हे के लिए यूज करते हैं। ब्राइड ग्रूम का जो असल मतलब होता है ना, असल मतलब मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताता हूँ। देखिए थोड़ा सा मूड भी लाइट हो जाएगा, आप थोड़े से रिलैक्स भी हो जाएंगे। हमारे पास वर्ड होता है ना वाइफ इंग्लिश में, तो उसके लिए हमारे पास पाकिस्तान में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ वर्ड्स हैं। जैसे देखें उर्दू में हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बीवी का। पंजाबी में हमारे पास घर वाली का वर्ड यूज़ होता है, वाओ का वर्ड यूज़ होता है, वोटी का वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो उसके बाद सराइकी में हम उसको क्या बोलते हैं? जोरू बोलते हैं। पश्तो में मीरमन बोलते हैं। मुझे नहीं पता इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करना है, अपनी अपनी ज़ुबान में, पश्तो में, बलोची में, सिंधी में, हिंदको में। जैसे जोरू है, मीरमन है, जनी है, जाल है, जीना है, कश्मीरी में सानी है, ब्रोही में। अब मुझे इनकी सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आती क्योंकि मैं नेटिव स्पीकर नहीं उनका। पंजाबी की मुझे आती है तो मैं उसकी आपको बता सकता हूँ। वोटी कहते हैं, घर वाली कहते हैं, वाओ कहते हैं। और आजकल ना एक टिकटॉक भी बड़ी चली हुई है। ठीक है, वो है मेरा 10-15 सेकंड की एक टिकटॉक है, मैं ये ज़रा सुन लीजिएगा ये टिकटॉक पर, फिर उसके बाद बात करते हैं। नादिया जी मेरी सोनी सवानी जी मेरी बग्गो जी मेरी बुलबुल जी देखें ये ठीक मैंने वैसे है। आपका मूड लाइट करने के लिए इस टिकटॉक को शामिल किया, हालांकि इसका लेक्चर के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो बड़े खूबसूरत वर्ड्स होते हैं ना, जैसे मैं झांग में था कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ पे सवानी कहते थे खतून को। तो मतलब बीवी को सवानी बोलते हैं। तो आपने लाजमी तौर पर ना, मुझे एक काम करना, आपने लाजमी तौर पर कमेंट्स में बताना है कि आपके एरिया में जो आपका एक नेटिव डायलेक्ट है, आपकी जो लैंग्वेज है,
आपकी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है उसमें बीवी को क्या कहते हैं। ठीक है, बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, टॉपिक पे वापस आ जाते हैं हम जल्दी से, हम ही बोंगियां मारते फिर रहे हैं हम। तो ब्राइड ग्रूम हम बेटे याद रखिएगा किसको बोलते हैं, दूल्हे को बोलते हैं। अब दूल्हे का जेंडर कौन सा होता है, देखिए इंग्लिश में 4 जेंडर होते हैं, उर्दू में तो 2 जेंडर होते हैं ना, हम इस पे बात पहले करके आ चुके हैं कि उर्दू में सिर्फ 2 जेंडर होते हैं। उर्दू में या तो कोई चीज़ सिर्फ क्या होती है, मुजक्कर हो सकती है, या क्या हो सकती है, मोनस हो सकती है। लेकिन इंग्लिश में 4 जेंडर होते हैं। अगर आप मेल साइड बताएंगे बायोलॉजिकली तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैस्कुलिन। अगर आप फीमेल साइड बताएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, फेमिनिन। अगर आप न्यूट्रल जेंडर बताएंगे, मतलब जिसमें आप मेल फीमेल नहीं बता सकते, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। जैसे हमारे पास चेयर है, टेबल है, डोर है, विंडो है, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, न्यूट्रल जेंडर होती हैं। उसके बाद वो वर्ड जो मेल फीमेल दोनों के लिए अप्लाई होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर बोलते हैं। जैसे हमारे पास स्टूडेंट का वर्ड है, लॉयर का वर्ड है, टीचर का वर्ड है, जो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर बोलते हैं। तो ब्राइड ग्रूम जो कि दूल्हे को बोलते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पर बेटे करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, चार्ली चलेगा, मैस्कुलिन चलेगा। और इसी के साथ हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, आप जरा लाइट मोड से बाहर आ जाए। अब हम जरा बूस्टर मोड पे जा रहे हैं, टेम्पो मोड पे जा रहे हैं, और फटाफट से अपनी डिस्कशन को क्या करेंगे, मुकम्मल करेंगे। पहले हम 5 मिनट ज़ाया कर चुके अपने एक फजूल से क्वेश्चन पे। आई वेटेड फॉर द बस बट इट वॉज लेट। सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड, मिक्स मैं आपको बता कर आ गया हूं कि एक क्लॉज होगी तो सिंपल होगा, 2 क्लॉजेज होंगी कम्प्लेक्स होगा, 2 क्लॉजेज होंगी कंपाउंड होगा। फर्क क्या होगा, यहाँ पर दोनों क्लॉजेज क्या होंगी, इंडिपेंडेंट, और यहाँ पर एक डिपेंडेंट होगी और एक क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। 3 क्लॉजेज के साथ आपका सेंटेंस 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और एक डिपेंडेंट क्लॉजेज के साथ, एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ क्या होगा, मिक्सड होगा, या जिसको कंपाउंड कम्प्लेक्स बोलते हैं। मैंने आपको ये बार बार बात बोली है कि 3 चीजें आपने याद रखनी है कंपाउंड के लिए। नंबर 1 आपने क्या याद रखना है, सेमीकोलन। नंबर 2 आपने क्या याद रखना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको बेटे हम क्या बोलते हैं, फैन बॉयज बोलते हैं। ठीक है, एक्रोनिम से हमने उनको याद किया हुआ है। नंबर 3 हम क्या करते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स। और कंजंक्टिव एडवर्ब्स हमारे पास कौन से होते हैं, मोर ओवर, देयरफॉर, नेवरदलेस। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज आती है 2 क्लॉजेज के लिए, तो याद रखिएगा आपकी दोनों क्लॉजेज क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, और आपका सेंटेंस क्या होगा, आपका। अच्छा, यहाँ पे ये गलत लिखा गया, यहाँ पे कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बेटे क्या होना चाहिए, कंपाउंड, सॉरी, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, कम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारी एक्सप्लेनेशन ठीक हो जाएगी। ये टाइपो है, इसको ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद देखें, ये 3 चीजों में से अगर कोई एक चीज होगी तो डेफिनेटली आपका सेंटेंस क्या होगा, कंपाउंड होगा। और अगर आपके पास सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है 2 क्लॉजेज के साथ, या 2 क्लॉजेज के साथ आपके पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखी हुई है, मतलब इफ लिखा हुआ है, सिंस लिखा हुआ है, व्हेन लिखा हुआ है, व्हाइल लिखा हुआ है, तो देन आपका सेंटेंस में एक क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट, और एक क्या है, इंडिपेंडेंट। यानी कि आप कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो किसी भी क्लॉज को क्या बनाता है, डिपेंडेंट। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किसी को भी क्या बनाती है, डिपेंडेंट। तो आपने यहां पर देखना है कि हमारे पास 2 क्लॉजेज हैं, आई वेटेड फॉर द बस, इट वाज लेट, और दोनों को कंबाइन किसके साथ किया गया है, बट के साथ। बट क्या है, फैन बॉयज में से हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्लॉजेज क्या है, इंडिपेंडेंट है। और हमारा सेंटेंस बेटे कौन सा चलेगा, हमारा सेंटेंस चलेगा बीटा। ये जब भी सेंटेंस आता है, क्वेश्चन आता है, तो मैं इसको इसी तरह डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपका वो जो टॉपिक है ना वो रिवाइज हो जाए। अदरवाइज दोबारा ये शायद मेरा ख्याल है मैं कोई 10वीं दफ़ा या 12वीं दफ़ा ये जो है चीज़ जो है रिपीट कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं होती अब। तो आगे चलेंगे इसके बाद MCQ 3 में। हाँ, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा ना आपको सीखने के लिए बड़ा सारा कुछ मिलेगा। ये MCQ 3 को स्टार कर लीजिएगा, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। शी नीड्स टू क्लीन द रूम, चूज द करेक्ट वॉइस। आपको करेक्ट वॉइस चूज करनी है। अब देखिए, वॉइस जब करेक्ट चूज करनी होती है ना, तो हमें क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, हमने कुछ रूल्स बनाए हुए अपनी तरफ से। मतलब इंग्लिश में हमने क्या करना है कि हमने सब्जेक्ट को क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। और नंबर 2 पे ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है। नंबर 3 पर हमने वर्ब की 3rd फॉर्म लिखनी होती है, साथ बाय का वर्ड लिखना होता है, और साथ में हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। ऐसे ही होता है ना हमारे पास, ये रूल्स चल रहे होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ही राइट्स अ लेटर, तो हम बोलते हैं लेटर इज रिटन बाय हिम। अगर आप देखेंगे तो इतने स्टेप्स हैं जितने मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, कुछ एक्सप्रेशन इस तरह के होते हैं जहां पर हमें ये सारे रूल्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती।
वहां पर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे होते हैं, लेकिन वर्ब्स में हम इतनी चेंजेस नहीं करते हैं। जैसे देखें ये नीड वाला सेंटेंस देखिएगा, नीड वाले सेंटेंस में मैं आपको पहले भी बता कर आया कि जहां पर भी आपके सेंटेंस में नीड आ जाएगा ना, तो आपने ये देखना कि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आपने समझ आना है कि आपका सेंटेंस क्या है, एक्टिव। और अगर आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आपने समझ आना है आपका स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव। यहां पर वो इज एम आर वाज वर के साथ, थर्ड फॉर्म इज बीइंग एम बीइंग के साथ हमें वो हेल्पिंग वर्ब में जाने की जरूरत नहीं होती। एक्टिव और पैसिव में वर्ब सेम रहता है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ कर आए, हमने कहा अगर नीड सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा तो हम साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम लिखेंगे ही नीड्स, अगर नीड्स है तो क्या लिखेंगे, टू गो। और अगर मैं लिखूंगा कि अग्री नहीं करेगा तो फिर मैं ही नीड्स नहीं लिखूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा, ही नीड, और क्या लिखूंगा, गो। मुझे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होगी, फर्स्ट फॉर्म। और अगर नीड नोट आ गया तो आपने याद रखना है, आप इस नीड नोट को पास्ट में नीडिड नोट तो बना सकते हैं, लेकिन नीड्स नोट कभी नहीं लिखना। और इसके साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। अब ये जो तीन स्ट्रक्चर्स है ना बेटे, ये नीड के एक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। पैसिव स्ट्रक्चर्स क्या है कि जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ नीड आ जाए, जब ऑब्जेक्ट के साथ नीड आएगा ना, तो इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव है। जब पैसिव है ना, तो आपने याद रखना है पैसिव स्ट्रक्चर को दो तरह से कर सकते हैं। या तो आप लिखेंगे द चेयर नीड्स रिपेयरिंग, या आप क्या लिखेंगे, द चेयर नीड्स टू बी रिपेयर्ड। या तो रिपेयरिंग आएगा या आपके पास क्या आएगा, टू बी रिपेयर्ड आएगा। अब यहां पे एक पॉइंट याद रखें, बड़ा मजे का पॉइंट है। जैसे मैंने आपको कहा ना, सीखने को बड़ा कुछ मिलेगा इस टेस्ट में से, और इसको मैं स्टार कर रहा हूं दोबारा से, इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखें हमारे पास इन्फिनिटिव फॉर्म होती है, और इन्फिनिटिव फॉर्म बेटे हमारे पास क्या होती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ही होता है ना हमारे पास। और जब हमने इन्फिनिटिव का पैसिव बनाना होता है ना, तो इन्फिनिटिव का पैसिव हमारे पास कैसे बनता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को हम रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। कुछ सेंटेंसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जहां पर हमने इज एम आर वाज वर पास्ट प्रेजेंट के लिए नहीं लगाना होता, हम वर्ब को कुछ नहीं करते, बल्कि हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को क्या बना देते हैं, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बना देते हैं। जैसे देखें, अगर मैं आपसे कहता हूं यू हैव टू डू द होमवर्क, अब इसको जरा पैसिव बनाइएगा। अब आपने क्या करना, याद रखिएगा, इसका पैसिव कैसे बनेगा, हम ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, सेंटेंस क्या बनेगा, द होमवर्क। और होमवर्क के बाद हम क्या बनेंगे, हैव है ना, तो ये हैव ही रहेगा। हम सिर्फ होमवर्क की वजह से इसको क्या बना देंगे, हैज बना देंगे। अब आप देखेंगे यहां पर इन्फिनिटिव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टू डू। अब टू डू का मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, हमने इसको पैसिवाइज बनाना है, तो हम क्या करेंगे, द होमवर्क हैज टू बी डन। हम टू डू को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, और बाद में हम उसको बाय लिख के क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट लिख देंगे। तो क्या बनेगा सेंटेंस हमारे पास, द होमवर्क हैज टू बी डन बाय यू। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ही प्रॉमिस टू हेल्प द पुअर। अब अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, तो आप सोचेंगे यार पास्ट इंडेफिनिट में पैसिवाइज में चले जाते हैं, वाज वर में और थर्ड फॉर्म में, तो सेंटेंस बनना चाहिए द पुअर वर प्रॉमिस्ड टू हेल्प बाय हिम। ये बिल्कुल इस तरह नहीं होगा, ये सेंटेंस कुछ यूं बनेगा, द पुअर हम सब्जेक्ट बना देंगे, हाँ प्रॉमिस को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, हम प्रॉमिस के वर्ड को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, एक्सपेक्टेड के साथ। द पुअर एक्सपेक्टेड, पुअर को एक्सपेक्टेशन है, किस चीज की एक्सपेक्टेशन है जी, टू बी हेल्प्ड, कि उनकी मदद की जाएगी, बाय हिम उसकी तरफ से, उसकी साथ, उसके वसीले से। तो करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट सेंटेंस हमारे पास कैसे चलेगा, द पुअर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्प्ड। मैं आपको क्या क्या बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने याद रखना है, ये वो सेंटेंसेस हैं जहां पर हम वर्ब के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, बल्कि हम इन्फिनिटिव को पैसिव बना देते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बना देते हैं। जैसे लास्ट सेंटेंस देखिएगा, दे डिसाइडेड टू रिपेयर द ब्रिज। अब सेंटेंस पता कैसे बनेगा, पैसिव सेंटेंस बनेगा द ब्रिज एस्टिमेटेड, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, जैसे फर्ज करें अगर आप इस तरह भी बोल लेते हैं, द ब्रिज वाज डिसाइडेड, ठीक है, ब्रिज को डिसाइड किया गया, और क्या डिसाइड किया गया कि टू बी रिपेयर्ड, इसको क्या किया जाएगा, इसकी मुरम्मत की जाएगी बाय देम।
अब यहाँ पर भी हम टू रिपेयर को, हमारा कंसंट्रेशन पता किस पे रहेगा कि हम टू रिपेयर को क्या बना दें, टू बी रिपेयर। जैसे हमने टू डू को क्या बना दिया, टू बी डन। जैसे हमने टू हेल्प को क्या बना दिया, टू बी हेल्प। तो ये वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, याद रखिएगा, जहां पर हम इन्फिनिटिव को क्या बना रहे होते हैं, पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को क्या बना रहे होते हैं, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बना रहे होते हैं। उसके बाद जैसे देखिएगा, मैंने आपको जब मेक और मेड का स्ट्रक्चर पढ़ाया, जब मैंने आपको मेक और मेड का स्ट्रक्चर पढ़ाया तो आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था आपको दो स्ट्रक्चर याद रखने हैं मेक और मेड के। नंबर वन कि मेक और मेड के साथ आपके पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है, मेक और मेड के साथ आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। लेकिन अगर मेक और मेड से पहले बी फॉर्म लिखा हुआ है तो ये इसका पैसिव फॉर्म है, और पैसिव फॉर्म की सूरत में आपने इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ इसका पैसिव बनाना है। जैसे देखिएगा, द टीचर मेड द स्टूडेंट स्टैंड अप। अब ये आप इसको अनयूजुअल पैसिव बोल सकते हैं। अगर मैंने इस सेंटेंस का पैसिव बनाना है ना, तो इस सेंटेंस का पैसिव पता कैसे बनेगा, इस सेंटेंस का पैसिव बनेगा बेटे, द स्टूडेंट्स, हमें ऑब्जेक्ट को क्या बनाना होगा, सब्जेक्ट बनाना होगा, मतलब पहले लाना होगा द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के बाद हमने देखा ये पास्ट में लिखा हुआ है ना, तो हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स वर मेड। अब जब हमने वर मेड लिख लिया ना, जो कि इसका पैसिव वॉइस होता है, तो उसके बाद हमने वर्ब की टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म किसकी लिखेंगे, स्टैंड अप की। द स्टूडेंट्स वर मेड टू स्टैंड अप। हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, द स्टूडेंट्स वर मेड टू स्टैंड अप बाय द टीचर। ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस बनेगा। जैसे देखें, माई मदर मेड मी क्लीन द रूम, तो हमारा पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, हमारा पैसिव बनेगा द रूम वाज मेड। चूंकि पास्ट में है तो फिर हम वाज मेड लिखेंगे, वाज मेड, और वाज मेड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द रूम वाज मेड, सॉरी आई वाज मेड, सॉरी मैंने द रूम वाज लिख दिया, आई वाज मेड टू क्लीन द रूम। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर सब्जेक्ट किसको बनाना है, मी को बनाना है, तो हम आई को बनाएंगे। मैंने गलती से रूम को बना दिया, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। आई वॉज मेड टू क्लीन द रूम। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि हमने मेड को क्या बना दिया, बी प्लस मेक और मेड बना दिया, और साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब ये जो तीन अनयूजुअल तरह के आपके पास पैसिव वॉइस है ना, इनको ध्यान में रखिएगा कि पैसिव वॉइस हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, बाय आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जैसे अभी यहां पर देखिएगा, शी नीड्स टू क्लीन द रूम। अब देखें, अब पहली बात तो यह है कि ये नीड्स प्रेजेंट में लिखा हुआ है, तो पास्ट वाली तो दोनों ऑप्शन ही हमारे पास गलत हो जाएंगी। अल्फा बीटा, हम टाइम तो चेंज करते नहीं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। उसके बाद देखिएगा, नीड्स आ गया तो द रूम नीड्स। अब हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। पैसिव स्ट्रक्चर हमारे पास होता क्या है, यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ होता है, या टू बी प्लस थर्ड फॉर्म के साथ होता है। तो ऐसी सूरत में यहां पर हमारे पास स्ट्रक्चर क्या चलेगा, द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड बाय हर। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा चलेगा। ये सारे पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स को याद रखिएगा, ये सारी बातों को पॉइंट ध्यान में रखना है कि हमेशा उन दकियानुसी ट्रेडिशनल रूल्स को ध्यान में नहीं बिठाना पैसिव वॉइस के, कि यहां पर हम सेंटेंस अगर आप उन रूल्स के मुताबिक बनाएंगे ना, तो ये सेंटेंस क्या होना चाहिए था, द रूम इज नीडेड टू क्लीन बाय हर। ये सेंटेंस कुछ इस तरह का बनता, बकवासा। लेकिन अभी आपके पास यहां पर आपने याद रखना है, अपने नीड्स को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। आपने टू क्लीन को यानी कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को क्या बना देना है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। और करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा डेल्टा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस वाले टेस्ट में आप बड़ा सारा कुछ नया सीखने वाले हैं। उसके बाद देखिएगा, आसान तरीन प्रेपोजिशन है, वी कैन ड्राइव डैश द टनल। अब टनल का मतलब क्या है, ये ऐसी जगह जहां पर आप एक साइड से दाखिल होते हैं और दूसरी साइड से निकल आते हैं। जब भी आप इस तरह का सफर करते हैं, इस तरह की मूवमेंट करते हैं, तो आप याद रखिएगा आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, थ्रू का। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा वी कैन ड्राइव थ्रू द टनल। जहां पर एक साइड से आप दाखिल हो, दूसरी साइड से निकल जाएं। जैसे आप KFC पे जाते हैं, या आप मैकडोनल्ड पे जाते हैं, या आप किसी भी ब्रांड पे जाते हैं, तो वहां पे ड्राइव थ्रू बने हुए होते हैं। ड्राइव थ्रू का मतलब क्या होता है
क्या आप गाड़ी लेकर दाखिल होंगे, एक जगह से ऑर्डर करेंगे, दूसरी जगह पर पेमेंट करके तीसरी जगह से आप अपना क्या करेंगे, ऑर्डर रिसीव कर लेंगे और दूसरी जगह से वहां से दूसरे रास्ते से आप निकल जाएंगे। अब इसको आप क्या बोलेंगे, ड्राइव थ्रू बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी क्या आएगा, वी कैन ड्राइव थ्रू द टनल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास कवर्ड डाइस। कवर्ड डाइस देखें, हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, एक फीलिंग है, ठीक है। जब आप आइडिया या थॉट की बात करते हैं तो डेफिनेटली जो पहली बात हमारे जहन में आती है वो हमारे पास कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो कवर्ड डाइज हमारे पास बेटे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, डेल्टा। उसके बाद हमारे पास व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द सेंटेंस। हम पहले भी बात कर चुके, सिमिली का मतलब क्या होता है, जब आप एज या लाइक का वर्ड यूज करके दो चीजों को एक जैसा बताते हैं। मेटाफर हम किसको बोलते हैं, जब आप डायरेक्टली किसी चीज को दूसरी चीज बोल देते हैं। जैसे देखिए सिमिली क्या है कि एज ब्राइट एज, ही फोर्ट लाइक अ लाइन, लाइफ इज लाइक अ जर्नी। जब आप एक चीज को एज प्लस एज या लाइक यूज करके दूसरी चीज ऐसा बताएंगे तो आप इसको क्या बोलेंगे, सिमिली। और जब आप डायरेक्टली बोल देंगे, एक्स को डायरेक्टली वाई बोल देंगे तो देन आप उसे क्या बोलेंगे, मेटाफर। जैसे टाइम इज थीफ, यहां पर टाइम को डायरेक्टली क्या बोल दिया, थीफ। हर वॉइस को क्या बोल दिया, म्यूजिक। वर्ल्ड को क्या बोल दिया, स्टेज बोल दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाफर। और रेपिटेशन ऑफ, ये बार बार बातें आ रही हैं और इनको भूलना नहीं है, ये फिगर ऑफ स्पीच को। रेपिटेशन ऑफ, और रेपिटेशन ऑफ किस चीज की, कॉन्सोनेंट साउंड्स की। रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स को बोलता है एलिट्रेशन। जैसे हम बोलते हैं पीटर, पाइपर, पिक्ड, पैक, पिकल्ड, पेपर्स। उसके बाद शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब ये जो साउंड रिपीट हो रहा है हम इसको क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। और हाइपरबोली मैंने आपको कहा था, याद रखिएगा, ये इंग्लिश में हमारी ताई होती है, हमारी चाची होती है, हमारी फूफी होती है। जब भी हमने, ठीक है, यहाँ अगर आम जुबान में बोले तो औरत होती है, ठीक है। तो जब भी हमने किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना होता है ना, छोटी सी चीज को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोली। जैसे देखिए, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम, कहता मैंने तुम्हें ये 10 लाख मरतबा ये कहा है। अब वाकई में कोई किसी को 10 लाख मरतबा कोई काम तो नहीं, बात तो नहीं कह सकता ना, तो एक हाइपरबोली होता है इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। शी वाज सो हंग्री शी कुड ईट अ हॉर्स, वो इतनी उसको भूख लगी हुई है कि वो घोड़ा खा सकती है। मतलब दो तरह से, नंबर 1 कि घोड़ा अलाउ नहीं है खाना तो वो चीज़ भी खा सकती है जो अलाउ नहीं है, और नंबर 2 वो इतना खाना खा सकती है जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इन 4 चीज़ों को। सेंटेंस पढ़ते हैं, ही इज़ द ब्लैक शीप। अब उसको क्या बोला जा रहा है, उसको डायरेक्ट ब्लैक शीप बोला जा रहा है। तो इसका मतलब सेंटेंस में क्या यूज़ किया गया है, मेटाफर यूज़ किया गया है। ये जितने फिगर्स ऑफ स्पीच हैं याद रखने हैं। और ये फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर मैंने वन शॉट सीरीज में एक लेक्चर पूरा दिया हुआ है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो उसको फटाफट से 1.75 पे करके, 2.0 पे करके, एक्स पे करके, स्पीड पे फटाफट से सुन ले, वो 8-10 मिनट में खत्म हो जाएगा आपका लेक्चर। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। हैड आई स्टडीड, बार बार क्वेश्चन आ रहा है और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कंडीशनल सेंटेंसेस की इन्वर्जन के बारे में। इन्वर्जन का मतलब क्या है कंडीशनल सेंटेंस में, जब बात हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, और सेकंड क्लॉज में कोई भी चेंज नहीं होगी। जीरो कंडीशन का इन्वर्जन नहीं होता है। फर्स्ट कंडीशन की इन्वर्जन शुड के साथ होती है, साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेकंड कंडीशन की इन्वर्जन वर्ब के साथ होती है, साथ 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। थर्ड कंडीशन की इन्वर्जन हैड के साथ होती है और साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। और इनके सेकंड क्लॉज में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो जैसे आ गया हैड आई स्टडीड, तो इसका मतलब है सेकंड वन में क्या आना चाहिए, वुड हैव बीन रिवॉर्डेड। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा बेटे, डेल्टा चलेगा। उसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 8, माय ब्रदर एंड मेट एन एक्वेंटेंस ऑफ डैश। अब ये पहले भी आया रिलेटिव ऑफ, ठीक है, रिलेटिव ऑफ या अ फ्रेंड ऑफ। जब आप इस सूरत में इसके बाद लिखेंगे प्रोनाउन को तो आपको याद रहना चाहिए कि आपने पोजेसिव प्रोनाउन लिखना है। रिलेटिव ऑफ माय नहीं लिखना आपने क्या लिखना है, रिलेटिव ऑफ माइन। आपने रिलेटिव ऑफ हर नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, रिलेटिव ऑफ हर्ज। आपने रिलेटिव ऑफ देयर नहीं लिखना बेटे, आपने क्या लिखना है, रिलेटिव ऑफ देयर्स। इसके बाद आपने प्रोनाउन लिखना है। इसी तरह फ्रेंड ऑफ माय नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, फ्रेंड ऑफ माइन। जैसे यहां पर है
एन एक्वेंटेंस ऑफ, आर नहीं होगा बल्कि हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन चलेगा, आर। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। ये याद रखिएगा। यहां पर वैसे तो हम ये बोलते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद हमने क्या लिखना होता है, प्रेपोजिशन के बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है, लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद आ जाएंगे आप किस वर्ड के ऊपर, अडेप्ट के ऊपर। और अडेप्ट का हमें बेटे क्या बताना है, अडेप्ट का हमें बताना है सिनोनिम, क्योंकि सेंटेंस लिखा हुआ है द वर्ड अडेप्ट मीन्स। तो अडेप्ट का मतलब याद रखिएगा, अडेप्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है, अडेप्ट हम बोलते हैं किसको बोलेंगे, अडेप्ट हम बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड को, अडेप्ट हम बोलते हैं स्किल्ड को। ऐसा बंदा जो माहिर होता है, जो तजर्बेकार होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, अडेप्ट बोलते हैं। और आपके पास ऑप्शन में जो वर्ड लिखा हुआ है प्रोफिशिएंट, वो बिल्कुल इसका सिनोनिम है। नाइव हम किसको बोलते हैं, नाइव हम किसी भी न्यू को बोलते हैं। अनएक्सपीरियंस या इनएक्सपीरियंस का वर्ड आप दोनों यूज कर सकते हैं, हम उसको बोलेंगे। उसके बाद फ्रेंड आप जानते हैं, दोस्त को बोलते हैं। अबोर्ड बड़ा अच्छा वर्ड है, अबोर्ड याद रखिएगा, हम किसको बोलते हैं, शेल्टर को बोलते हैं, होम को बोलते हैं, रेजिडेंस को बोलते हैं। इसे क्या किसको बोलते हैं, हम अबोर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा, अडेप्ट का सिनोनिम हमारे पास क्या होगा, प्रोफिशिएंट। उसके बाद हमारे पास है द सिनोनिम फॉर द वर्ड फ्रूजैलिटी। अब फ्रूजैलिटी याद रखिएगा, फ्रूजैलिटी का मतलब हमारे पास क्या होता है, बड़ा ही अच्छा वर्ड है। फ्रूजैलिटी का मतलब हमारे पास होता है थ्रिफ्ट। ऐसा बंदा जो बड़ा सोच सोच के पैसे खर्च करता है ना, जो बड़ा सोच सोच के पैसे खर्च करता है, जो बड़ा कंजूस होता है, पेनी पिंचिंग। ठीक है, ये बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन वर्ड इनके लिए यूज किया जाता है। फिर आपको मैंने कुछ वर्ड अगले दिन बताए थे, और उसमें आपने एक वर्ड पढ़ा होगा पार्जिमनी। पार्जिमनी भी हम किसको बोलते हैं, जो वर्ड बंदा बड़ा क्या करता है, पैसे सोच सोच के खर्च करता है, कंजूस टाइप बंदा जो होता है उसको बोलते हैं फ्रूजैलिटी। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, इकोनॉमी। इकोनॉमी हम डेफिनेटली किसको बोलेंगे, जो बंदा या जो काम बड़ी सोच सोच के किया जाए उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमी क्लास। जैसे होता है ना, बस में इकोनॉमी क्लास, ट्रेन में इकोनॉमी क्लास होती है, एयरलाइन में इकोनॉमी क्लास होती है। इसी तरह द एंटोनिम फॉर द वर्ड कायोटिक। और कायोटिक के वर्ड को आप पहले भी जानते हैं, हम पहले भी इसको कर आए हैं, पहले भी पेपर में आया। कायोटिक का मतलब हमारे पास क्या होता है, डिसऑर्डर्ड। कायोटिक का मतलब बेटे हमारे पास क्या होता है, बड़ा ही अच्छा खूबसूरत वर्ड है, मडल्ड। याद रखिएगा, कायोटिक के लिए जब भी कोई कंफ्यूजन होती है, डिसऑर्डर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मर्डर्ड बोलते हैं। या कोई चीज़ क्या होती है, मेसी होती है, या कोई चीज़ अनटाइडी होती है, डिसअरेंज्ड होती है, तो देन हम उसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, कायोटिक बोलते हैं। ठीक है, वैसे ये जो वर्ड लिखा हुआ ना हेक्टिक, ये भी इसका सिनोनिम है, क्योंकि हम हेक्टिक भी बोलते हैं, हम अनरूली भी बोलते हैं, हम फ्रेंजीड भी बोलते हैं। ये सारे के सारे वर्ड किसके लिए सिनोनिम है, हमारे पास कायोटिक है। और कायोटिक का जो सबसे स्ट्रॉन्ग सिनोनिम है वो हमारे पास क्या है, डिसऑर्डर। लेकिन यहाँ पर हमें सेंटेंस में उसका क्या चाहिए, एंटोनिम। एंटोनिम चाहिए तो डेफिनेटली हमारे पास क्या बनेगा, इसका ऑर्डरली। उसके बाद है बेटे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 12, आई सेड टू यू व्हाट अ नाइस सीनरी। अब हमें यहाँ पर बतानी है उसकी इनडायरेक्ट नरेशन। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमा को खत्म करना है। देखिए आपने क्या करना होता है, जब भी आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है ना, तो आपने 4 तरह की चेंजेस करनी होती हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपने क्या खत्म करने होते हैं, आपने इन्वर्टेड कोमास खत्म करने होते हैं। नंबर 2, आपने क्या करना होता है कि आपने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस को चेंज करना होता है, और टेंस के साथ साथ आपने कुछ सर्टन वर्ड्स को भी चेंज करना होता है। और आपने साथ में क्या करना होता है, आपने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस और सर्टन वर्ड्स के साथ आपको प्रोनाउन को भी चेंज करना। तो ये 4 चेंजेस आपने करनी होती हैं। इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने का रूल आपके पास क्या होता है कि इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात लिखी हुई है वो कौन सा सेंटेंस है, वो डिक्लेरेटिव है, इंपेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। अगर डिक्लेरेटिव है ना, तो आपने याद रखना अपनी इन्वर्टेड कोमा को खत्म करने के लिए क्या करना है, डैट। इंपेरेटिव में इन्वर्टेड कोमा को खत्म करने के लिए क्या करना है, टू। इंट्रोगेटिव के लिए आपने या तो इफ यूज करना है या वेदर यूज करना है, और अगर वहां पे WH का वर्ड यूज है तो फिर आप यूज नहीं भी करते फॉर वेदर। एक्सक्लेमेटरी में आपने इन्वर्टेड कोमा को खत्म करने के लिए क्या करना है, डैट। ऑप्टेटिव में आपने इन्वर्टेड कोमा को खत्म करने के लिए क्या करना है, डैट।
और फिर आपने क्या करना होता है, आपने सेड के वर्ड को रिप्लेस करना होता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसे डिक्लेरेटिव में आप इसको रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, टोल्ड के साथ। इंपेरेटिव में जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट होता है तो हम सेड के वर्ड को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, रिक्वेस्टेड के साथ। अगर ऑर्डर्ड होता है तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, ऑर्डर्ड के साथ। तो जो भी सेंटेंस होगा उससे रिलेटेड करेंगे। इंट्रोगेटिव में हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आस्क के साथ कर देते हैं, क्वेश्चनड के साथ कर सकते हैं, डिस्कवर्ड के साथ कर देते हैं, इंक्वायर्ड के साथ कर देते हैं। इसी तरह एक्सक्लेमेटरी में चूंकि स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्लेन किया जा रहा होता है तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड। और अगर मजीद आप करना चाहें इसको डिटेल में तो आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो कर देते हैं, या एक्सक्लेम्ड विद अमेजमेंट कर देते हैं। ऑप्टेटिव में चूंकि हम किसी को दुआ दे रहे होते हैं या बददुआ दे रहे होते हैं तो हम इसलिए सेट के वर्ड को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रिप्लेस कर देते हैं प्रेड के साथ या कर्स के साथ। ये पहला रूल होता है आपके पास कि आपने इन्वर्टेड कोमा को खत्म कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा हुआ है ना, तो मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखने का मतलब क्या है कि ये सेंटेंस हमारे पास क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी है तो एक बात तो तय होगी कि इन्वर्टेड कोमा को खत्म करने के लिए हमने क्या लिखना है, डैट लिखना है। और हमने सेड के वर्ड को किसके साथ रिप्लेस करना है, एक्सक्लेम्ड के साथ। तो हम टोल्ड तो लिख नहीं सकते, जिसकी वजह से हमारा चार्ली और डेल्टा ऑप्शन क्या होगा, गलत। अब उसके बाद अगर हमारा फर्स्ट पार्ट पास्ट में हो तो टेंस के रूल के मुताबिक हमने सेकंड पार्ट किस में लिखना होता है, पास्ट में। तो आई एक्सक्लेम इट इज अ नाइस सीनरी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आई एक्सक्लेम दैट इट वाज अ नाइस सीनरी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा चलेगा। मैंने आपको पहले भी कहा ये बड़े ही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पास, एक्टिव को पैसिव में चेंज करना। वैसे मैं पर्सनली इन क्वेश्चंस को पसंद नहीं करता, क्योंकि एक्टिव अलग से इंग्लिश है, पैसिव अलग से इंग्लिश है, डायरेक्ट अलग से नरेशन है, इनडायरेक्ट अलग से नरेशन है। ये हमें एम बस वो लगा दिया गया ट्रक की बत्ती के पीछे कि आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करना सीखें और पैसिव को एक्टिव में, और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में। मैं इन क्वेश्चंस को पसंद नहीं करता, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द, क्योंकि मेरे ध्यान में, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे ध्यान में था कि बच्चे 9th 10th क्लास में इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़कर आए हुए होते हैं, एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट। लेकिन जब मैं बच्चों के क्वेश्चन सुनता हूं ना, बच्चों की क्वेरीज को देखता हूं, तो देन मुझे रियलाइज होता है कि बच्चों को किस लेवल के पढ़ाए जाते हैं और पेपर में किस लेवल के आते हैं। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज गैप। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोग इस एमडी कैट में तो इससे फायदा नहीं उठा सकेंगे, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला डिटेल्ड लेक्चर आएंगे इनके ऊपर। और इंशाल्लाह इस तरह के लेक्चर आएंगे जो 9th क्लास से लेके जो आपके एंट्री टेस्ट तक की जो 5 साल है ना, बल्कि इससे आगे भी CSS और PMS और कम्पेटिटिव एग्जाम जितने भी हैं, एक ऐसे लेक्चर्स बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, हौसला दिया, हिम्मत दी, इरादा दिया, नियत दी, ताकत दी, तो इंशाल्लाह इस तरह के लेक्चर बनाऊंगा जो बच्चों के सारी जिंदगी के लिए प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे 13, नो आई हैवंट नेवर। अब अल्फा ऑप्शन देखिएगा, पहले आई हैव नॉट नेगेटिव आ गया, नेवर भी नेगेटिव आ गया। तो आप एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव तो नहीं लिखेंगे, दो नेगेटिव लिखेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया है ये आप कौन सा रूल करेंगे कि क्या गलती करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डबल नेगेटिव। जैसे बेसिक मैथ का रूल है ना, माइनस माइनस क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। जैसे मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकता कि आई डिडेंट गो नो वेयर। मैं आपको एक डिटेल के साथ नाउन में पढ़ा कर आया हूं 3 वर्ड्स को। 3 वर्ड्स कौन कौन से थे, सम था, एनी था और नो था। मतलब वो काफी लंबी सारी बात है, 15-20 मिनट की बात है अगर मैं सारी बात को एक्सप्लेन करूंगा तो। बहरहाल जल्दी से आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आई डिड नॉट जब मैंने लिख दिया तो फिर मैं नो वेयर नहीं लिखूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा, एनी वेयर। ठीक है, जब आपको नेगेटिव सेंटेंस लिखना है तो नेगेटिव के लिए आपको क्या लिखना है, एनी। और अगर आप नेगेटिव लिखना चाहते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस लिखना चाहते हैं, तो एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आप क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। जैसे आप लिखेंगे आई वेंट नो वेयर। अब इन दो सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन का कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर का फर्क होगा। बहरहाल एक ही सेंटेंस में आपने दो नेगेटिव एक्सप्रेशन इकट्ठे नहीं लिखने, तो यहां पर अल्फा में क्या एरर है, डबल नेगेटिव का एरर है। उसके बाद आप देखेंगे चार्ली ऑप्शन में आई हैव एवर बीन टू अ शॉपिंग मॉल। अब आई हैव एवर बीन का मतलब क्या है, मैं हमेशा ही वहां पर रहा।
ठीक है। और वैसे भी आपके पास सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, नो से स्टार्ट हो रहा है। आप एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन को जानते हैं। अगर आपके पास सेंटेंस यस से स्टार्ट हो रहा है तो आपका सेंटेंस प्रोबेबली क्या होना चाहिए, एफर्मेटिव होना चाहिए। और अगर आपका सेंटेंस नो से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब आपका सेंटेंस प्रोबेबली क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ली ऑप्शन भी फिट नहीं होती है। उसके बाद नो में देखिएगा आई हैवंट तक तो बात ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, एवर नेवर। अब ये एवर नेवर बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड है। एवर का मतलब हमेशा होता है, नेवर का मतलब कभी भी नहीं होता। ये तो बोलने में हम बोल देते हैं, कुछ चीजें हमारे पास ऐसी होती है ना, हम बोलने में जैसे बोल देते हैं कि हम बोल रहे होते तो हम बोलते अनटिल अनलेस ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। अब ये अनटिल अनलेस दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते रिटन इंग्लिश में। इसी तरह हम बोल देते हैं कि एवर नेवर, कभी कभार, कभी भी हम उर्दू स्पीकिंग में बोल देते हैं, लेकिन ये कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा, नो आई हैवंट एवर बीन टू अ शॉपिंग मॉल। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चलेगा बीटा। चार्ली ऑप्शन किस वजह से गलत है, यहां पर नो की वजह से क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास द चाइल्ड डैश स्पोकन। तो ये उन क्वेश्चन में से एक है जो मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना और आप बाकी सेंटेंस नहीं भी पढ़ते, सिर्फ इतना देख लें यार सब्जेक्ट लिखा हुआ है द चाइल्ड और हमें सेंटेंस चाहिए एक्टिव, तो इसका मतलब क्या है, देखें अब चाइल्ड की वजह से हैव तो हो नहीं सकता, ठीक है। नंबर 2 क्या है, वुड नहीं हो सकता, क्योंकि वुड के साथ आप थर्ड फॉर्म तो नहीं लिखेंगे ना। वुड के साथ क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं आपके पास, या तो आप वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिख रहे होते हैं, ठीक है, या आप वुड के साथ वुड बी प्लस थर्ड फॉर्म लिख रहे होते हैं पैसिव वॉइस में, ऐसे ही चल रहा होता है ना हमारे पास। या आप पास्ट में उसमें आ जाते हैं, परफेक्ट में आ जाते हैं तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिख रहे होते हैं और इसका पैसिव वर्ब क्या लिख रहे होते हैं, इसका पैसिव वर्ब लिख रहे होते हैं वुड हैव बीन और उसके साथ आप थर्ड फॉर्म लिख रहे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनते हैं। हम कभी भी किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ, मैं आपको 2 बातें बता देता हूं, ये पल्ले बांध लीजिएगा, कभी भी किसी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ आप डायरेक्टली वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं लगाते और किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ आप कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब हैज और हैड के साथ नहीं बनाते, बल्कि किसके साथ बनाते हैं, हैव के साथ बनाते हैं, ठीक है। तो वुड नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम चलेंगे आगे, विल बी। अब विल बी स्पोकन तो हो सकता है, लेकिन विल बी स्पोकन ये कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास, पैसिव स्ट्रक्चर, जबकि हमें यहाँ पर एक्टिव स्ट्रक्चर चाहिए क्योंकि बच्चा बात कर रहा है, इसलिए विल बी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉज ऑफ कार एक्सीडेंट कैन हैव बीन। अब सिंपल सी बात है, कैन हैव बीन मैं आपको बोल बोल कर आ रहा हूं बार बार, देखिएगा आप पढ़कर आते हैं वुड हैव और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म हमारे पास कौन सी आ गई, बीन आ गया। अब ये वुड का जो वर्ड है ना, ये याद रखिएगा, ये रिप्लेस किया जा सकता है, मस्ट के साथ रिप्लेस हो सकता है, शुड के साथ रिप्लेस हो सकता है और टू के साथ रिप्लेस हो सकता है। इसके बाद हमारे पास कुड के साथ रिप्लेस हो सकता है, लेकिन ये रिप्लेस नहीं हो सकता, याद रखिएगा, ये माइट के साथ रिप्लेस हो सकता है। ये रिप्लेस नहीं हो सकता तो किसके साथ नहीं हो सकता, कैन के साथ नहीं हो सकता और मे के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन हम कौन से टाइम के लिए यूज करते हैं, प्रेजेंट टाइम के लिए। तो वुड हैव हो सकता है, मस्ट हैव हो सकता है, शुड हैव हो सकता है, ऑट टू हैव हो सकता है, कुड हैव हो सकता है, माइट हैव हो सकता है और इनके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म आनी है। और ये याद रखना है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको बता के आया कि ये कभी भी हैज या हैड नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होगा, हैव होगा। तो जहां पर भी कैन हैव आ गया तो हमें कैन को रिप्लेस करना होगा बेटे किसके साथ, कुड के साथ। अब ये स्ट्रक्चर बनेगा, द कॉज ऑफ कार एक्सीडेंट कुड हैव बीन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, कैन। कैन को रिप्लेस हमें करना होगा बेटे किसके साथ, कुड के साथ। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम एज मच इंटेलिजेंट एज। अब देखें, जहां पर भी एज प्लस हैज आ जाए, जहां पर भी सो प्लस हैज आ जाए, जहां पर भी देन आ जाए, ये 3 एक्सप्रेशन आपने याद रखने हैं। इनके बाद आने वाला प्रोनाउन उसी केस का होगा जो इनसे पहले है। जैसे आई कौन सा केस है हमारे पास, सब्जेक्टिव केस है ना, तो इसके बाद आई एम एज मच एज इंटेलिजेंट एज हिम नहीं होगा, याद रखिएगा कभी भी क्या होगा हमारे पास, ही होगा। पहले सब्जेक्टिव है तो बाद में भी क्या आएगा, सब्जेक्टिव। असल में ये पूरा सेंटेंस होता है ही इज, लेकिन इज अंडरस्टूड होता और इज को लिखा नहीं जाता, ये बाय द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहेगा। जैसे देखें, अगर मैं ओल्ड इंग्लिश में बात करूं ना, तो ये ओल्ड इंग्लिश में सेंटेंस कुछ यूं हुआ करता था कि आई एम एज मच इंटेलिजेंट
एज मच इंटेलिजेंट एज ही इज, पहले ही इज था, फिर कुछ अरसा बाद इज ही इज को किस में लिखा जाने लगा, ब्रैकेट में, और फिर कुछ अरसा के बाद ही को ओमिट कर दिया गया और अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर ही के साथ इज लिखा हुआ है या कोई भी जो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कंसर्न है वो लिखा हुआ है। और वैसे भी मैं आपको ये पूरी बात पढ़ा कर आया हूँ, मैं यहाँ पर इसको अरेज कर रहा हूँ, मैं आपको पूरी बात पढ़ा कर आया हूँ। मैंने आपको अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउन बताए और मैंने आपको कहा कि आपने याद रखना है अनयूजुअल प्रोनाउन में आपने क्या याद रखना है बेटे, आपने याद रखना है कि जहां पर भी बी फॉर्म आएगी उसके बाद कौन सा केस आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। लेकिन अगर बी फॉर्म मोनोक्लॉज के साथ हो तो फिर कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। टू बी के साथ कौन सा केस आना है, ऑब्जेक्टिव केस आना है। प्रेपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। जेरेंड से पहले अगर प्रोनाउन आएगा तो कौन सा केस आएगा, पोजेसिव केस। देन के बाद हमने सब्जेक्टिव और पोजेसिव लिखना है जो उससे पहले लिखा हुआ है, लेकिन अगर देन के बाद बोथ और आल लिखा हुआ है तो फिर आपने कौन सा केस लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद आपके पास अगर एज प्लस हैज है, सो प्लस हैज है तो आपने वही केस लिखना है जो उससे पहले है। लेट के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, बिटवीन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जूनियर सीनियर चूंकि हम ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं तो उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, और सुपीरियर इंफीरियर चूंकि हम ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं तो उसके बाद आपने पोजेसिव केस लिखना है। ये सारी रूल्स, ये सारी बातें मैं आपको अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउंस में बड़ी डिटेल के साथ एग्जांपल्स के साथ पढ़ा कर आया हूं, तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। बहरहाल यहां के लिए आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 17 और 13 रीडिंग कंप्रीहेंशन के पैराग्राफ क्वेश्चंस हैं। मैं आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूं, आपने क्या करना है, ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका क्वेश्चन भी वेरीफाई हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूं कि आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 खुद से सोल्व करना है। खुद से सोल्व करने के बाद आपने कमेंट में इसका करेक्ट ऑप्शन बताना। देखिए ना, अभी अगर मैं बता दूंगा कि यार इसका करेक्ट ऑप्शन फलाना है तो फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेंगे ना, जितनी मर्जी कोशिश कर लेंगे, आप अपने माइंड को किसी हो, जैसे फर्ज करें अगर मैं यहाँ पर ईटा ऑप्शन लिख दूं ना, एक फिफ्थ ऑप्शन बना दूं और मैं आपको कहूं बेटे यार ये थर्ड ऑप्शन, ये जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो ईटा है, लेकिन इसको देख लीजिएगा कि क्या बनता है इसका, आप पढ़ लीजिएगा तो इसमें से देख लीजिएगा, तो आपका दिमाग इस ऑप्शन के अलावा किसी चीज को सोचेगा ही नहीं, तो फिर वो सारा मकसद फोत हो जाता है प्रैक्टिस का। तो सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर रुकना है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, करेक्ट ऑप्शन को पढ़ना है, और जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो आपने क्या करना है, कमेंट में लिखना है। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 18 के साथ करना है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, और दिस इज सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस फॉर यू। मैं करेक्ट ऑप्शन आपको नहीं बता रहा, आपने खुद से पैराग्राफ को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर करना है, और क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 लिख के दोनों के करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। देन आई विल रिवील कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, देन आई विल वेरीफाई, और फिर अगर कोई गलती कुताई हुई तो इसको देख लेंगे। और ये थी बेटे हमारे पास MDCAT 2022 ईटा की डिस्कशन। आई बिलीव सो, आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी और सीखने को बड़ा सारा कुछ मिला होगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको नेक्स्ट 2023 यानी कि MDCAT 2023 की ईटा की जो डिस्कशन है वो मिलेगी। तब तक के लिए इजाजत दे दीजिएगा। दुआओं में याद रखना है, ढेर सारी मेहनत करनी है, नमाज पढ़ते रहना है, कुरान पढ़ते रहना है, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाने हैं तो क्या करना है, सर अजीम का नाम लेकर सर अजीम के लिए दुआ करनी है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।